अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। और मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज हमने जो बातें करनी है उन मौज़ूआत पर एक नज़र डालने हमारे रनडाउन में। तहरीक इंसाफ के वजीरिस्तान अमन मार्च का आंखों देखा हाल। हम अमेरिका को पैगाम देना चाहते हैं कि आप जितने ड्रोन अटैक्स करेंगे उतने ही लोग आपसे नफरत करेंगे और आपके खिलाफ हथियार उठाएंगे। सिंध के इलाके खैरपुर में जलसे में फायरिंग के वाकये में हलाकतों के खिलाफ जिला भर में मुकम्मल हड़ताल। पीपल्स पार्टी का सोग का ऐलान। गुज़िश्ता रोज वजीर आला सिंध कायम अली शाह की बेटी नफीसा शाह के पीर जुगोट के जलसे में आने से कबल फायरिंग का वाकया रोनुमा हुआ। इस वाकये में सहाफी समेत पीपल्स पार्टी के 7 कारकुन हलाक हुए। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले को 7 साल गुजर गए। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, आखिरकार वो मार्च जो शुमाली से जनूबी वजीरिस्तान गया, डेट्स बदली हो गया और आप खुद वहाँ मौजूद थे, कैसा रहा आपके ख्याल में ये मार्च? यानी डेट्स बदली, जी। गोया तारीख बदल दी। जी। देखें, आप भी तो थे ना वहाँ? जी बिल्कुल, मैं भी मौजूद था और मैं भी था। जी। मैंने 2 दिनों में 31 घंटे सफर किया है। पहले दिन यहां से रवाना हुए 8:30 बजे, ठीक है, और 9:30 10 बजे जो है फिर लेटे जाके जी बिस्तर पर, और दूसरे दिन 9 बजे सुबह सफर शुरू किया और अगले दिन सुबह 3 बजे मैं लाहौर वापस पहुंचा। तो अपनी जिंदगी में मैंने इतना तवील सफर एक ही जस्त में या एक ही इन वन गो हाँ। नहीं किया। ठीक है। और मैं तो, आपको पता है, श्रीलंका जा रहा था जी बिल्कुल, वो क्रिकेट का मैच देखने। हमारे दोस्तों ने इंतजाम किया था, टिकट था, सारी बुकिंग हो चुकी थी हर। लेकिन फिर जब देखा कि यहाँ आपके बकौल डेट्स बदल रही थी तो फिर दोस्तों ने कहा कि आप ये जरूर देखें अपनी आंखों से। खुद हमारे घर में 2 राय हो गई। अच्छा, श्रीलंका जाने पे और इस पे? हाँ, बाज लोग कह रहे थे हमारे घर के कि आपने वहां बिल्कुल नहीं जाना, और बास कह रहे थे कि नहीं जाएं जनाब, आखिर ये प्रोफेशनल काम है। और ना जाने वाले इसलिए कि वहां पे हाँ, हिफाजती इंतजाम का क्या होगा। मेरा बेटा उस्मान है, मैं वहां चाइना से, उसका मुझे फोन आया कि आप ये क्या, मैंने पढ़ा है नेट पे, मेरा कॉलम छपा था उस दिन जिसमें मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूं वहां। आप कहां जा रहे हैं, क्या जरूरत है आपको जाने की? मैंने कहा बस देखने के लिए जा रहे हैं, जरा DI खान जाएंगे। तो कुछ तसल्ली दी। जहां जहां रास्ते में रुके, होटल वाले के पास चाय पीने के लिए कोई दूसरे दोस्त मिल गए, उन्होंने कहा, किसी ने कहा जनाब हमें वसीयत लिख के दे जाए, किसी ने कहा कि आप देखिए वहां जन्नत में जाएंगे या कहां जाएंगे, किसी ने कुछ। गोया सबका पैगाम यह था कि आप मौत के मुंह में जा रहे हैं। ठीक बात। तो मैंने कहा जनाब मौत के मुंह में तो बिलाखिर जाना ही है, चलिए आज ही चले जाएंगे। तो पहुंचे। ऐसा मंजर मैंने नहीं देखा इससे पहले, इसलिए कोई 25-30 किलोमीटर लंबा हो गया वो जुलूस या मार्च जैसे कहना चाहिए अगले दिन, क्योंकि वो टुकड़ियों की सूरत में था ना। और मुझे वहां दोस्तों ने बताया, उन्होंने गाड़ियां गिनी है, जिन्होंने 25,000 गाड़ियां इसमें शरीक हुई हैं। उनमें कारें भी थी, बसें भी थी, वैगन्स भी थी, और मोटरसाइकिल तो खैर उनका तो शुमार नहीं हुआ। तो अब आप देख लें कि जो 25 गाड़ी, तो इसका मतलब यह है कि 1 लाख से जायद अफराद उसमें शरीक थे। ठीक है। और वजीरिस्तान के अंदर तो ये दाखिल नहीं हो सका, जहां जाना था। लेकिन वहां का जो पैगाम है ना, जो वजीरिस्तान पर गुजर रही है और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान पर गुजर रही है, उसे घर घर पहुंचा दिया पूरी दुनिया में।
देखिए खुद साथ आए हुए थे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अमेरिका के, यूरोप के, और फिर CNN पे, BBC पे इतनी कवरेज कभी इस हवाले से किसी इवेंट की नहीं हुई। लेकिन शामी साहब, एक मार्च का इतना बड़ा जो मार्च अरेंज किया गया हो और फिर जाकर अपने हदफ तक ना पहुंच सके जहां जाना था उसने, तो ये कुछ नाकामी का एलिमेंट है नहीं इसमें? देखिए हदफ क्या था? हदफ अगर तो ये कहे कि वजीरिस्तान की मिट्टी को हाथ लगाना था, फिर तो बात दुरुस्त है। और अगर दुनिया को बताना था कि ये ड्रोन हमले क्या कर रहे हैं, और वजीरिस्तान के लोगों को बताना था कि दुनिया में उनके बहीखा और भी मौजूद है। देखिए अपना टोनी ब्लेयर की जो साली थी वो मौजूद थी, मुसलमान हो चुकी है। कई दूसरे एक्टिविस्ट थे, वकील थे, कानूनदान थे, अमेरिका से, इंग्लैंड से। तो सारे लोग जो थे, और लोग उनकी लोगों की आंखें उनको चूम रही थी, और वो उनमें फिर रहे थे बिना खौफ खतर, और लोग बड़े खुश थे। और आपको मैं अर्ज करूं कि लोग आके, जो कबायली इलाकों के लोग हैं, वो हम लोगों को शुक्रिया अदा करते थे। आप शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपने हमारी बात सुनी है, आपने हमारी आवाज बुलंद की। तो इस लिहाज से तो बड़ा ये कामयाब शो था। शाम साहब, पहले तो वो मैं डेट्स की चेंज की बात कर रहा था ना, हिस्ट्री भी चेंज हुई है ना, कि वही साहब जो कल तक परवेज मुशर्रफ के साथ थे और उनकी पॉलिसियों को इंडोर्स कर रहे थे, आज ड्रोन अटैक्स के खिलाफ जो है इतना बड़ा मार्च लीड करते हुए वहां पर पहुंच गए। असल में देखिए, तारीख की तो बात कर दी आपने, लेकिन उसका जरा मुताला भी कर लेना चाहिए। अच्छा, ये जो ड्रोन हमले हैं ना, ये शुरू हुए हैं 2004 में। ठीक है, पहला ड्रोन हमला 2004 में हुआ है, और एक हमला हुआ है पूरे साल में। 2004 के साल में एक हमला? एक हमला। इसका ये मतलब नहीं है कि 99 से या 2001 से। उस वक्त तो ये ड्रोन जो था ना, ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह डेवलप ही नहीं हुई थी। ये 2001 में पूरी तरह डेवलप हुई है, 2004 में पाकिस्तान में या वजीरिस्तान में ये इस्तेमाल हुई है। तो हमें ये इसलिए समझ रहे, ये बुश साहब जो थे उनके दौर में मेरा ख्याल मैंने लिखा है कुल 52 स्ट्राइक्स हुई हैं ड्रोन की। यानी आप देखिए 2004 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में जी, और 8 में जाके, क्योंकि उनका इलेक्शन ईयर था, तो उन्होंने फिर ताबड़तोड़ हमले किए, और उस एक साल में 36 हमले हुए हैं, सबसे ज्यादा 2008 में। जो हमारा भी इलेक्शन ईयर था। मुशर्रफ साहब खुश जा चुके थे जी, हमारा इलेक्शन हो चुका था। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट इन प्लेस थी। हाँ जी, हमारे यहाँ जमहूरियत बहाल हो चुकी थी। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाते हैं कि ड्रोन अटैक्स का, और अभी जो शाम साहब एक कह रहे थे कि हिस्ट्री को थोड़ा सा क्लियर करना है कि कौन किसके साथ था और ड्रोन अटैक्स कब शुरू हुआ, इस पर बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, आप बता रहे थे ड्रोन अटैक्स के बारे में। तो ड्रोन अटैक्स जो है ना, देखिए ओबामा साहब जो हैं, उनके दौर में 294 अटैक्स हो चुके हैं। बुश के दौर में? बुश के दौर में 52 टोटल, हाँ 52 स्ट्राइक्स। अब आप देखिए, मैं कहता हूं 2004 में 1, 2005 में 3, 2006 में 2, 2007 में 4। ठीक है, और उसके बाद फिर 2008 से जो ऑनवर्ड, 2008 में 36, 2009 में 54। जो जो हमारे यहाँ जमहूरियत बहाल होती चली गई है, स्ट्राइक्स बढ़ती चली गई। जमहूरियत जड़ पकड़ रही है, उधर से जमहूरियत जड़ पकड़ रही है, ड्रोन हमले हो रहे हैं। ठीक, अब आप देखिए कि जो ये एहतजाज हुआ है, इसकी अपनी देखना, एक इसका अपना पैगाम है। ठीक बात। इस और सियासत में ऐसा ही होता है, पब्लिक लाइफ में ऐसा ही होता है। और मुझे समझ नहीं आया कि जो हमारे कई दोस्त उसमें बहुत नाराज हुए, कई कालम निगार, कई एंकर पर्सन, कई सियासी जमातों के रहनुमा, उनका मसला क्या था कि उनसे मुकाबला तो था नहीं किसी से। ये तो उन्होंने एक अपनी एक्टिविटी जो थी उसको जनरेट किया। कोई भी जमात ये काम कर सकती थी, कोई भी जमात और कोई एक्टिविटी कर सकती है, किसी मसले को हाईलाइट कर सकती। तो अगर एक जमात एक मसले को हाईलाइट कर रही है तो उसमें परेशानी क्या है? हमारे नौजर नसरुल्लाह खान साहब शेर पढ़ा करते थे कि कोई महमल शिव क्यों शाद या नाशाद होता है, गुबारे कैस खुद उठता है खुद बर्बाद होता है। भाई
उन्होंने ट्रैवल उन्होंने किया, मुशक्कत उन्होंने उठाई। हमारे जैसे आप जैसे जो हैं वो 30-30 घंटे 32-32 घंटे सफर उन्होंने किया। तो ये दूसरे लोग जगह जगह से आए। तो हमारे सियासतदानों को और हमारे एंकर पर्सन को या हमारे कॉलम निगारों को क्या तकलीफ हो गई? ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है ना, ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव अगर ये था कि वजीरिस्तान के अंदर कुछ जाकर कुछ करना है, वो तो अचीव नहीं हुआ। लेकिन अगर ये था कि ये मसला हाईलाइट करना है तो वो हो गया। इससे पहले इस तरह हाईलाइट नहीं हुआ। फिर जब टांक में गए, वो देखिए डिटेल है। टांक में जब पहुंचे, आपको पता जगह जगह रास्ते में रुकावटें खड़ी की थी। यानी डेरा इस्माइल खां से टांक जो है, जो आखिरी चौकी है ना, आखिरी शहर है ये सेटल्ड एरिया का, उसमें कोई 60 किलोमीटर होगा तकरीबन, 60-65 किलोमीटर। अच्छा, अब छोटी सड़क जगह जगह से टूटी हुई, बनती हुई, वहां कहीं कहीं कंटेनर्स खड़े, रुकावटें खड़ी। उससे ये हुआ ये सुस्त हो गया। और जब वहां पहुंचा कारवां, अगर मजीद आगे जाने पे इसरार किया जाता तो वहां सूरज गरूब हो जाता। सूरज गरूब होने के बाद कोई मिसहैप भी हो सकता था, एक बात। दूसरी बात ये, जब फौज कह रही है और फौजी दस्ते आपके सामने खड़े हो गए हैं कि आपने यहां नहीं जाना, तो पुलिस और फौज में फर्क होता है। पुलिस की रुकावटें तो हम पुलिस की रुकावटें तो तोड़ देते हैं जी, लेकिन फौज की रुकावटें जो है तोड़ने से पहले 100 दफा गौर करना पड़ता है। और ये जज्बाती हुए बगैर जो फैसला किया इमरान खान साहब ने और उनके रफका ने, बिल्कुल दुरुस्त किया। अपना मसला जो था लोगों तक पेश कर दिया, दूर दूर पहुंचा दिया, बस दैट्स ऑल। शब साहब, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की। और देखिए, मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने भी बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की। और उन्होंने तो ये, अच्छा, उसी तरह से पंफलेट भी बांटे गए और बाद उनके मकतब फिक्र की मस्जिदों की तरफ से एक प्रोपेगेंडा भी किया गया इमरान खान पर। और हम यानी अब इमरान खान साहब ने भी जवाबी हमला किया। अब ये कुछ JUI के दोस्त हमारे कहते हैं नहीं, पहले हम पर हमला शुरू हुआ है। PTI वाले कहते हैं नहीं, हमारा जवाबी हमला है। देखिए, जो कुछ भी हो, मौलाना फजलुर रहमान जो है, मैं उनकी भी बड़ी इज्जत करता हूँ और इमरान खान साहब के जज्बे जो हैं वो भी बड़े काबिल कदर हैं। तो ये इनमें कोई अगर टेंशन खत्म हो जाए तो ये दोनों के हाथ में बेहतर हो। लेकिन ये हद से कुछ ज्यादा निकल गया, दूसरा बेईमान और इस्लाम को नुकसान और इस तरह की चीजें। बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना, एक है। मौलाना फजलुर रहमान की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें पेशकदमी कर रहे हैं इमरान खान। क्योंकि ना, क्या कहते हैं, इमरान खान क्या नारे लग रहे थे वहां पर नारे तो और बड़े लिखे हुए थे कि कह रहा है हर पख्तून, हाँ जी, इमरान खान है अपना खून। देखे ना, पगड़ी बांधी हुई थी, दायरा है भी खून, हाँ, और जवान भी है। यानी इस लिहाज से अपने खून के एतबार से, उम्र के एतबार से कहता हूं। तो ये, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं है। बेहतर ये है, मौलाना तो मौलाना है। अगर कोई दूसरा ज्यादती भी करे तो मौलाना को अपने मनसब के मुताबिक रिएक्ट करना चाहिए। वो उसमें खुद इमरान खान साहब जो है वो ब्रेक लगा देंगे। और इमरान खान साहब इतने बड़े लीडर हैं, उनको चाहिए कि उनके साथ ज्यादती भी हो तो वो अपने अल्फाज जो है बड़े मोहतात इस्तेमाल करें। मेरी तो यही गुजारिश है। सब वो जो ये वहाँ पे जो पख्तून वाली बात हो रही थी कि वहाँ पे इमरान खान के ऊपर एक ये भी तो एक आ रही है ना बात के महज एक खास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उनके साथ। नहीं, देखिए आप, ये जो पूरे मुल्क से लोग गए थे, उनके जो जगह जगह के अरकान हैं, असेंबली के उम्मीदवार, सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बलियों के, वो लोग लेके आए थे अपने साथ। और इस लिहाज से देखिए, किसी हुकूमत की सपोर्ट के बगैर, सरकारी अफसरों को इन्वॉल्व किए बगैर, और उन्होंने इतना बड़ा शो किया, इतना बड़ा मार्च किया और उनके पूरे मुल्क से उनके लोग पहुंचे। तो PTI ने एक बड़ी पार्टी के तौर पर भी अपने आप को मनवाया है ना। देखिए, और यानी एक उन्होंने जो बसें हैं, कारें हैं, ये लोग खुद लेके गए थे ना, और खुद ज़ौक़ शौक से शरीक हुए। बल्कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा हमने एक पैसा नहीं दिया। मुझे लोग जो थे, कोई इंजीनियर है, कहीं कोई डॉक्टर है, कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, यानी और बड़े बड़े पढ़े लिखे नौजवान और दीवानावार। और देखिए वहां क्या हुआ, वहां जमीन पर सो रहे हैं। वो जो गंडापुर साहब थे, अली अमीन जो इनके मेजबान थे, अब उन्होंने जनाब वो टेंट लगवा, बल्कि शामियाने लगवा दिए थे और नीचे दरिया बिछी हुई थी। हजारों लोग जो हैं उनके दरियों के ऊपर सोए। और बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन, पढ़े लिखे,
तो ये एक जज्बा जो पैदा किया है ये बड़ा काबिल कदर है। शामी साहब, ये मार्च के असरात जो हैं, ये जो मार्च इन्होंने किया है, ये अगर हम इसको देखें तो क्या उसी इलाके तक महदूद है? एक तो पार्ट है वो मैसेज जो अक्रॉस हो गया आप कह रहे हैं आज तक जी, देखिए लेकिन मार्च वहां तक ही महदूद है, इसके असरात उन्हीं हलकों तक महदूद तो रहेंगे। पूरी दुनिया तक चले गए। ठीक है। और देखिए आज तक उस सड़क पर और उस इलाके में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से इतनी बड़ी तादाद में लोग यकजा नहीं हुए होंगे बिल्कुल ठीक, जैसे उस दिन हुए। और दोनों तरफ जंगल, और देखा उन्होंने देखा है ना, उन्होंने। कि हम ये इलाका कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, और लोगों ने भी देखा कि आने वाले कौन है। शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम कुछ दीगर मौजूआत पर भी गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, आपने देखा कल जो वाक़या हुआ है खैरपुर में, जिसमें एक शख्स आया और उसने स्प्रे फायरिंग करके 7-8 आदमियों को वहीं पे हलाक कर दिया, और पीपल्स पार्टी के जलसे। देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, और सिंध में इस तरह की वारदात जो है वो तो बड़ा यानी नाकाबिले बर्दाश्त है। अंदरून सिंध में वो भी, ये अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी वहाँ की सबसे बड़ी जमात है, और इस ऐसा नहीं कि उसके मुकाबले में कोई और चैलेंज बन के आ गया है और उसको शिकस्त होने वाली है, ऐसी बात नहीं है। ये जिसने गोली चलाई है दरअसल उसने अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया जी। और पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि ये जो ज़िले निज़ाम उन्होंने नाफिज किया, ये बल्दियाती निज़ाम, उसके खिलाफ एक रद्द अमल हुआ है जी। लेकिन शाम साहब, वहाँ पे मुतज़ाद इत्तलात भी, एक इत्तला ये भी है कि किसी के खिलाफ रद्द अमल नहीं बल्कि एक शख्स की ज़ाती दुश्मनी का शाख्स आ रहा था। हाँ, अब ये भी सुनने में आया है, और ये भी फंक्शनल लीग के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई। हुकूमत पर लाजिम है कि इसकी बेलाग तहकीकात करे, जो जिम्मेदार है उसको पकड़े और कैफरे किरदार तक पहुंचाए। लेकिन शाम साहब, जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि जी जब वहाँ पे हड़ताल शदीद होती है, उसके खिलाफ एहतजाज बड़ा शदीद होता है, और फिर MQM और अंदरून सिंध के दरमियान एक जो रिफ्ट किसी कैफियत कभी कभार पैदा हो जाती है, उसको भी मद्देनजर रखें, तो ये हम थ्योरी इसको आउटराइटली ये भी नहीं कह सकते। बात यह है कि हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन असल बात यह है कि ये जो बंदूक है ना, ये बलूचिस्तान में आप देखिए क्या हो रहा है, पख्तूनख्वा में देखिए क्या हो रहा है, अब सिंध में भी अगर इस तरह होने लग पड़े और खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर, तो ये तो फिर आप देखिए पूरा पाकिस्तान जो है ना क्या मंजर पेश करेगा और किस तरह हम देखेंगे हालात जी। तो ये तो जो भी हो, जिम्मेदार जो भी हो, ये इस हरकत को तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन खैर वहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म की इत्तलात अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नफीसा शाह साहिबा से शायद उनसे बात हो सके, लेकिन नफीसा शाह साहिबा से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने तो इस बात की जब बात हो गई तो उनका नुक्ता नजर सामने आ गया, नुक्ता नजर। और लेकिन इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ लाइन में मौजूद, फंक्शन लीग, ये फंक्शन लीग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज शेख साहब। वालेकुम सलाम साहब। बताइएगा ये शेख साहब के आपके खिलाफ जो कल वाला वाकया, ये कहा जा रहा है कि फंक्शन लीग का दावा है कि उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। देखिए जी, कल ये अफसोसनाक वाकया हुआ जिसकी हमने कल भी मजम्मत की, और आज हमारे पार्टी के वहाँ अहदेदारान भी ताज़ियत करने भी और जनरल नमाज जनाजा में भी पहुंचे। हमें दिली एक गहरा अफसोस है इस वाकये पर, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत खराब है। ये ट्रेंड चाहे वो सियासी दहशतगर्दी हो या वैसी दहशतगर्दी हो जो आमतौर पर मुल्क में टारगेट किलिंग और बाकी चल रही है, हम इसके मुखालिफ हैं। और पीर साहब पगाड़ा की ये पॉलिसी रही है, बड़े पीर साहब की। लेकिन आपके बंदे भी तो गिरफ्तार हुए, आपके आदमी गिरफ्तार हुए हैं? बिल्कुल गिरफ्तार है जी। मैं भी आपको नाम भी दे सकता हूँ। वहाँ एक टीचर हैं, 70 साल टीचर हैं, नूर मोहम्मद जावरी साहब, उनके बेटे, उनका खानदान पूरा, तकरीबन 14-15 लोग हैं जो कि इस वक्त हिरासत में, घरों में पुलिस उनके घुस गई। और ये 70 साल एक टीचर, रिटायर्ड टीचर, काबिल इज्जत है पूरे गाँव में। इनको जो जिसने ये वाकया किया है वो अजीज जावरी है। सैकड़ों लोगों ने देखा है, सहाफियों ने देखा है, सबने देखा है। नहीं शेख साहब, जाती दोनों ग्रुपों का मामला था, काफी अरसे से चल रहा था, उस वजह से अभी आपके ख्याल में ये जाती चपकलिश से हुआ है ये वाकया? बिल्कुल जनाब, ये जो हमें जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिली, हमने गैदर की है, ये मीडिया के जरिए से भी और वैसे लोकल हवाले से भी, हमें तो यही है कि वहाँ अजीज जावरी जो क्रिमिनल टाइप आदमी है, कुछ अर्सा ही पहले जेल से बाहर आया है, इनका वहाँ लोकल उनसे मसला था, जो कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जो इंटरव्यू दिए गए जो जख्मी हो गए, उन्होंने भी इसी का नाम लिया है। लेकिन मतलब फिर ये सियासी बुनियादों पर ये
कार्रवाई शुरू कर दी गई और फंक्शनल मुस्लिम लीग जी इम्तियाज शेख साहब बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका भी मौकफ ले लेते हैं बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नफीसा शाह साहिबा। वालेकुम सलाम। अभी ये इम्तियाज शेख साहब कह रहे थे कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं, जबकि उनके किसी कारकुन का कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप क्या फरमाएंगे इस पर? देखिए, मुझे इल्म नहीं है। एक तो इम्तियाज शेख उस इलाके के नहीं है, ना उनका हल्का है, ना उनको उस इलाके का कुछ कारकुन तो है ना, पार्टी तो है वहाँ पे। मैं थोड़े अपने पॉइंट कंप्लीट हाँ जी, जी जी जी, जी जो इशू हुआ है और सब जो हकीकत टेलीविजन पे भी बयान की गई है वो ये है कि यहाँ एक जलसा मुनक्किद हुआ था, उसके प्रिपरेशन चल रहे थे, वो कंप्लीट हो गए थे। इनफैक्ट पीपल वर वेटिंग। उस जलसे में सियासी कारकुन थे, जलसे में सियासी कारकुन आते हैं, ठीक और सियासी कारकुन सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं थे, पूरे इलाके के थे, शहर के भी थे। ये बिल्कुल शहर के बाहर है गांव। ठीक है जी। इसमें बच्चे भी थे, बच्चों के हाथों में फूल थे, और एक जैसे होता है एक प्लेजेंट उसका एटमॉस्फेयर था। वहाँ तकरीरें वगैरह शुरू हो चुकी थी। ठीक, ये सिलसिला है। और मैं मुतवक्का थी, तकरीबन 10 से 15 मिनट दूर थी मैं उस जगह से। ठीक जी। और ये अटैक हुआ है उस जलसे पे, पार्टी के कारकुनों पे। ठीक है इस जी। चीज को अगर कोई डिनाई करे तो वो मैं समझती हूँ कि वो एक अजीब सी फिक्शन होगी, और उसमें कोई मोटिव आप ऐड करें या उसमें कोई और कहानी ऐड करें। हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी के जलसे पे अटैक हुआ है। ठीक है जी। जाति दुश्मनियां हमारे पूरे इस इलाके में एक कल्चरल फिनोमिना है कि जाति दुश्मनियां होती हैं। जाति दुश्मनियों में लोगों को सेंस ऑफ थ्रेट होता है। ठीक है जी। जाति दुश्मनियों में कभी भी सियासी जलसों को अटैक नहीं किया जाता। ठीक है। सियासी जलसा था तो उस पे कैसे अटैक हुआ? नफीसा शाह साहिबा, पे कैसे अटैक हुआ? अजीजुल्लाह जांवरी, कहना अजीजुल्लाह जांवरी क्या आप ही का कारकुन नहीं? ये तो उस पूरे इलाके में जो मैंने आज लोगों से मालूम किया, ये तो बात चल रही है वहाँ पे कि आप ही का कारकुन था। आप ही का अजीजुल्लाह जांवरी जो है पीपल्स पार्टी का कारकुन था जी। अरे अफसोस की बात है, वो बंदा एक क्रिमिनल है जो मुझे पता है, उर्फ कफनी उसका नाम है, अजीजुल्लाह जांवरी उर्फ कफनी। ठीक है जी। उसको कलाशनिकोव और कोई डेंजरस लीथल वेपन्स में पुलिस ने पकड़ा हुआ था कुछ अर्सा पहले। वो हमारे कोर्ट, मुअज़्ज़ज़ कोर्टों ने एहतराम से उसको, उन्होंने बाइज्जत उसको बेल दे दिया। ठीक। ये बेल से ये बंदा निकल आया। मुझे सिर्फ ये फैक्ट पता है इस बंदे के लिए। ठीक और है जी। बाकी ये पता है कि उसने मेरे कारकुनों के ऊपर मेरे जलसे में अटैक किया, जो कि इस इलाके में, इस पूरे सिंध की तहजीब में, बलोचों की तहजीब में कितने आपने टेररिज्म के वाक़े देखे? कभी आपने देखा है कि सियासी जलसे को अटैक किया गया हो? नहीं, आपकी बात दुश्मनी में, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे कारकुनों पर, मेरी पार्टी पर हमला हुआ है। आप ये बताइए कि आप इसको, सारे पाकिस्तान में इसका रिएक्शन हुआ है, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो एंगल शेख साहब ने किया है ये गैर सियासी है, और ये एक सियासतदान ऐसी बात नहीं कर सकता। ये एक पॉलिटिकल स्पेस पर हमला है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स पर हमला है। मगर आप ये बताइए, आप तहकीकात के लिए क्या किया जा रहा है? सॉरी, तहकीकात के लिए क्या किया जा रहा है? क्या इकदाम किए हैं आपने? इसके लिए कौन तहकीकात कौन कर रहा है इसकी? मुकामी? अच्छा, तहकीकात इसका हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है पीर मोहम्मद शाह। ठीक है जो जी। हमारे पास डीपीओ भी रह चुके हैं, वो बहुत अच्छे डीपीओ हैं, उनको हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बनाया गया है। और मैं ये आप सबको चैलेंज से कहती हूँ कि इम्तियाज शेख और मेरी बात ना सुने। ठीक है जी। जाके गांव में उनसे पूछें। आज गांव में जो मौलवी, उसका एक बेटा शहीद हुआ है, उसने दुआ पढ़वाई है, उसने ये कहा, इल्तिजा की है कि खुदारा हमारी कुर्बानी को रायगा ना बनाए। हमारी ना गैरत का मसला था, हमारा ना किसी के साथ झगड़ा था, हम शहीद हुए हैं, आप हमारी इज्जत करें और उसको रिकॉग्नाइज करें। बिल्कुल ठीक है। हम देखिए, जगह पर जाकर जो शहीद हुए हैं उनके वालिदैन से आप स्टेटमेंट्स लें। मेरी बात ना सुनें। बिल्कुल ठीक बात है। हम आपके जज्बात जो हैं, आपको देखिए बात ये है को रायगा नहीं जी नफीसा जाने दूंगे। ये आपके जज्बात जो हैं हम उनमें शरीक हैं बराबर के। बहुत अफसोसनाक वाकया है, और जो लोग मारे गए हैं
उनके लवाकिन से हम हमदर्दी का इजहार करते हैं, लेकिन भारत तहकीकात इसकी होनी चाहिए आपका और बहुत जुम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शाह साहब आपको बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया और अपना मौकफ बड़े क्लियर कट अंदाज में और बड़े दो डिफरेंट मौकफ शाह साहब सामने आ रहे हैं। लेकिन देखिए कत्ल तो हुए हैं, जुम्मेदारों को पकड़ा भी जाना चाहिए, इस पर हम यानी इसको सियासत की नजर तो नहीं कर सकते। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, 8 अक्टूबर 2005 को आज 7 साल हो गए। जलजला आया था जो कश्मीर में आया था जी, और इधर पख्तूनख्वा में जी। देखिए उस जलजला जो है ना, उसने पाकिस्तानी कौम की जो सलाहियत है उसका अजब रंग में एक नज़ारा किया था। यानी तमाम तर जो गम के बावजूद जिस तरह लोग एक दूसरे के गम में शरीक हुए और जिस तरह कराची तक और कोयटे तक कतारें लग गई, बसों की, ट्रकों की, सामान भेजने वालों की, और दीवानावार लोग जो ना दौड़ पड़े कश्मीर की तरफ और पख्तूनख्वा की तरफ। उसके बाद बहुत कुछ लोगों का काम हुआ, रिहेबिलिटेट किए गए, पूरी दुनिया जो है मदद को आई, बड़े प्रोग्राम बने। लेकिन आज 7 साल का अरसा गुजर गया है तो मुझे ये तफसील मालूम करके बहुत सदमा पहुंचा है कि तमाम काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। ना बस्तियां सारी बन सकी हैं, ना स्कूल सारे बन सके हैं, ना अस्पताल सारे बन सके हैं। काम हुआ है लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। और अभी तो मैंने एक ये भी सुना कि ये जो आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, फरजाना राजा साहबा जिसकी सरबराह है, कि उसकी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया जो जलजले का कोई पैसा था। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ इस बात पर। फिर मैंने फरजाना राजा से गुफ्तगू की तो उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा हमारे पास इस तरह की कोई फंडिंग नहीं हुई और हमने कोई जलजला जदगान का पैसा नहीं लिया। हमें तो पूरी दुनिया जो है अप्रिशिएट कर रही है, हमारा तो बड़ा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और हमें तो बिल्कुल सपोर्ट मिल रही है बाहर से भी और बजट के अंदर से भी, तो इस पैसे से हमारा ताल्लुक नहीं है। चलिए इसकी वजाहत हो गई, लेकिन सवाल यह है कि वो जो पैसे आए थे उनको इस्तेमाल अब तक क्यों नहीं किया गया, और अगर उनमें कुछ कमी वाक़ई हो गई तो फिर काम मुकम्मल नहीं किया गया। ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, ये आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन, ये क्या कर रही है? अभी तो देखिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में है, तो ये लोग सारे, मुस्लिम लीग नून वहां अपोजिशन में है, तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? और इवन बालाकोट को शिफ्ट करना था वो भी नहीं कर सके। और पख्तूनख्वा में क्या हुआ? तो कितना, और अभी तो ये खबर भी आई कि जो नई इमारतें बन रही हैं उनमें भी वो ख्याल नहीं रखा जा रहा उन कवायद का और जवाबत का जो जलजला के इलाके में रखा जाना चाहिए। तो ये बड़ा शर्मनाक मंजर है। इन हमारे जो कश्मीर के रहनुमा हैं और हमारे पख्तूनख्वा के जो लीडर हैं, इनको कोई खुदा खौफी करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हादसा हो तो हम बड़ी अच्छी कौम है, लेकिन हादसा गुजर जाए तो फिर हम यही लोगों ने तो अपना हिस्सा दे दिया, अदा कर दिया। और पूरी दुनिया में देखिए, सऊदी अरब में यानी बराह रास्त आप देखिए किस तरह डोनेशंस इकट्ठी हुई। किंग अब्दुल्ला ने खुद अपील की और वहां के टेलीविजन ने किस तरह प्रोग्राम चलाए। तुर्की के वजीर आजम किस तरह भागे भागे आए और पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। खुद अमेरिका में एक बार फंडिंग हुई और लोगों ने डोनेट किया। उसके बाद आप देखिए वो आपका जो क्यूबा है वहां से डॉक्टर है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां से लोग पाकिस्तान की इमदाद को न लपके हों, लेकिन हमने जो कारकर्दगी जाहिर की है, अपने काम मुकम्मल ही नहीं किए। शम साहब, सवालात लेते हैं। मरियम साहिबा हैं हमारे साथ लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द मार्च ऑफ पीटीआई। आप उर्दू में बोल लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। सर डोंट यू थिंक दैट इट वाज अ publicity stunt by PTI? This march was a publicity। देखिए पहली बात तो यह है, ओ भाई जितने जलसे होते हैं वो सारे इस तरह, फिर आप सब कहेंगे ये स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है। किसी इशू पे कोई जलसा नहीं होना चाहिए, कोई हड़ताल नहीं होनी चाहिए, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। तो ये काम तो फिर इस तरह होता है ना जब कोई आप इश्यूज उठाते हैं। फजल साहब हैं फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम फजल साहब।
अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, क्या? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं जरा हट के बात करना चाहता हूँ इशू से। सर, हमारे एक डीसीओ साहब आए थे, नसीम सादिक साहब, हाँ जी, फैसलाबाद के। हाँ, बड़े अच्छे काम किए उन्होंने, माशाल्लाह, बहुत काम, बड़ी उनकी अच्छी शोहरत है। हाँ जी, उन्होंने 4 साल के अंदर शहर का नक्शा बदल कर दिया। हमें तो यही लगता है ये कि लायल जी सेकंड है हमारे लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनकी पोस्टिंग कर दी गई है यहाँ से मुल्तान में। अब काफी काम थे, हम लोग काफी परेशान इस मामले में कि जो काम शुरू किया गया बड़े अच्छे। मैं आपको एक वाकया बता दूं कि पिछले 3 दिनों में एक दीवार थी ये बस टर्मिनल की, जाने के 3 दिन के बाद ट्रांसपोर्ट इतना उनका दिल बढ़ गया कि वो चले गए। अब हमें पूछे वाला। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर देखिए बात सुनिए, जो सरकारी अफसर है उसको तो भारत ट्रांसफर होना होता है, तो मुल्तान में अगर वो जाएंगे तो वहां भी अच्छे काम करेंगे, मुल्तान की कुछ बेहतरी हो जाएगी, मुल्तान की बेहतरी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर फैसलाबाद में लोग ये चाहते हैं कि वो वहीं रहें तो वजीर आला इस पर गौर करें और उनको वहीं रखें। उन्होंने बहुत काम किया, तालीम में भी स्कूल बनवाए हैं और बड़ा यानी सड़कें बनवाई हैं, पूरा नक्शा बदला है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अजहर मसूद साहब हैं इस्लामाबाद से। जी, अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपका मुशाहिदा भी बहुत ज्यादा है। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। फरमाएं। हाँ जी, ये अपना इमरान खान का जो मार्च था, इस मार्च का ये इम्पैक्ट हुआ है कि बीबीसी ने डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया है CIA को और ये भी क्वेश्चन किया है कि CIA के पास मिलिट्री विंग क्यों आ गया है। बिल्कुल ठीक जी अजहर साहब। इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी, उसके पास मिलिट्री विंग का क्या जवाब है? ठीक है, ये बीबीसी पर दस्ता है, मेरा नहीं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, असल में ये ड्रोन अटैक्स है ना, ये CIA करती है, सारा ये निजाम उसके पास है। ड्रोन की जो चाबी है वो CIA की जेब में है। इमरान साहब हैं भक्कर से। जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है? आपकी दुआ है, अल्लाह का शुक्र है। सर हुक्म करें सर जी। आपका फोन है, आपने फोन किया, हमने क्या हुक्म करना है? आपका बहुत शुक्रिया इमरान। आप जी, वो इमरान साहब जो हैं, उन्होंने पता नहीं वो फोन करके भूल गए कि उन्होंने क्या कहना। मिसेस सूफी है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मिसेस सूफी मोहम्मद इसाक शाह पिंडी से। जी, हाँ जी, माशाल्लाह। सबसे पहले तो अप्रिशिएट करेंगे कि इमरान खान साहब ने आर्मी के डिसीजन को रिस्पेक्ट भी किया और एक्सेप्ट भी किया। बिल्कुल ठीक बात है। वजीरिस्तान में जो स्कूल ऑफ थॉट है, मैं ना मानूं या माई वे और हाईवे, हमारी आर्मी तो समझती है कि ये हमारी जंग है। तो इमरान खान साहब ये समझने से क्यों कासिर हैं और आजमाए हुए को बार बार क्यों आजमाते हैं? देखिए, हमारी फौज उसमें फंस चुकी है और ये जब आप उसमें फंस चुके हो तो फिर आपको लड़ना है उस जंग को, और हमारी फौज बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। लेकिन अब फैसला करना जो है वो कौम को करना है, सियासी क़यादत को करना है, तो इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। असल मसला ये है। शाह साहब, ये एक साहब हैं, इन्होंने अपना नाम जॉनी लिखा है, लेकिन जो उन्होंने कंटेंट है वो मुसलमानों वाला है। वो कह रहे हैं कि जनाब आप पाकिस्तानीज़ को कहें, यूथ को, कि वो इस्लामिक स्टफ़ जो है वो फेसबुक के ऊपर ना डालें, इससे इसकी बेदबी और तौहीन का पहलू निकलता है। और वो अपनी बात पे इतने यकसू हैं, वो कहते हैं खा आप मुझे ब्लॉक भी कर दें, मैं ये बात ज़रूर करूँगा। अच्छा, कि मैं समझा नहीं, इस्लामिक स्टफ से क्या बना? मतलब इस्लामिक चीज़ें जो है मुख्तलिफ, कोई कुरान या कोई आयात और इस तरह की चीज़ें, वो कहते हैं फेसबुक पे ना डालें। जी नहीं, ये तो एक फेसबुक तो एक मीडियम है ना जी, एक जरिया है ना, तो हर शख्स जो है उसकी अपनी अपनी बात उस पर कर सकता है। अगर एहतियात के साथ बात की जाए, लोगों को कम्युनिकेट किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर बेएहतियाती का मुजाहरा किया जाए तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अब्दुल कादिर साहब है कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर साहब। वालेकुम सलाम जनाब अली। मैं सर हिसाब से हम पूछना चाहते हैं कि ये इमरान खान ने जो पगड़ी उछाल की फेंकी थी, तो इसका आपको जरा नहीं, वो पगड़ी जी यहाँ पगड़ी उछलती है ऐसे मैं खाना कहते हैं। वो पगड़ी का मतलब ये नहीं है कि को उछाल के उसको बेइज्जत किया गया है, मगर ये तो अब इमरान खान साहब से आप पूछिए, हम क्या कह सकते हैं। असलम साहब है कोयटा से। जी, अस्सलाम वालेकुम असलम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से? जी जनाब, आपकी दुआ। सर, मैं जरा इस मौजू से हट के बात करना चाहता हूँ। बलूचिस्तान जो है, कोयटा खास कोयटा शहर, हाँ जी, ये मंशियात का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। खासकर ये न्यू कोयटा सिखलाई टोन का एरिया, यहाँ का सचो DSP ये सब जो पैसे ले रहे, इनको खुली छूट दिए रखी है।
यहाँ पे कोई भी एक्शन करने वाला नहीं है। आप मीडिया वालों से हम दरख्वास्त करते हैं, खासकर शामी साहब से और सियासी लीडरों से, कि इन पर थोड़ा गौर करें। बलूचिस्तान के बिल्कुल ठीक है जनाब, ला कानूनियत की एक जो मजबूरी होनी चाहिए। और यकीनन अब जो हमारी जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं और जो अदारे हैं, उनका वो करते क्या है आखिर? यानी वो जो आप टारगेट किलर्स उनके काबू में नहीं आते, मनशियात फरोश उनके काबू में नहीं आते, और तावान जो वसूल करने वाले हैं अगवा करके वो उनके काबू में नहीं आते, तो फिर फायदा क्या हुआ इनका? शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो हम कल फिर इसी वक्त इस जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।